नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त तो चला है 16 आने सच का, जहां पर क्राइम, राजनीति, बिजनेस, तमाम वो बड़ी खबरें आपको इस एक खास बुलेटिन यानी कि खास कार्यक्रम में देखने को मिलेगी, जहां पर हर खबर की परत दर परत हम आपके लिए खोलेंगे ताकि आप उनकी बारीकियों को भी समझ सकें। तो चलिए 16 आने सच की पहली खबर की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर हापुड़ की मशहूर यूट्यूबर वंशिका अपनी मां के साथ मारपीट करती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, वो उन्हें घर से भी निकालने की धमकी देती हुई नजर आई। अब ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उसे देखकर लोग अब भड़क गए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद वंशिका के सिर पर पैसों का भूत सवार हो गया है। अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वंशिका अपनी मां के साथ मारपीट करती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर लोगों का यह भी कहना है कि वंशिका युवा है, उनके इस हरकत से कई युवा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। वो ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि ये मेरा फ्लैट है, मेरा घर है, तुम्हें 20 लाख देने ही पड़ेंगे। अब पहले दोनों के बीच खूब बहस होती है, फिर मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। पीड़ित जो मां है वो कहती है कि पीएम मोदी ने घर बनवाया, यूट्यूबर बेटी मां को वहां से निकाल रही है। मोदी ने घर बनवाया, यूट्यूबर बेटी मां को निकाल रही। यूट्यूबर वंशिका की मैनेजर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दादागिरी। यूट्यूब सेंसेशन वंशिका ने अपनी मां को मारे थप्पड़। मां का आरोप, मकान पर कब्जा करना चाहती है यूट्यूबर बेटी। मां बेटी की ये जंग सोशल मीडिया की कमाई से घर, कार, स्कूटी पर कब्जे को लेकर है। हापुड़ की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका और उनकी मां के बीच मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। देखिए कैसे अपने वीडियो में अच्छी बातें करने वाली यूट्यूबर वंशिका अपनी मां के साथ हाथापाई करती दिख रही है। ये घटना 4 नवंबर को मां बंटी देवी के घर पर हुई है। मैनेजर हिमांशु और उसके भाई यश के साथ वंशिका घर आई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि इन्फ्लुएंसर बेटी और मां के बीच विवाद होता है। बेटी अपनी मां से कहती है कि ये प्लॉट और मकान उसका है। इसके बाद वो अलमारी में कुछ कागजात निकालने की कोशिश करती है। मां के विरोध करने पर बेटी उसके साथ हाथापाई करने लगती है, धक्का देती है, थप्पड़ मारती है। पीड़ित मां ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया था, जिसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए की सहायता मिली थी। लेकिन उनकी बेटी जो अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु के साथ रहती है, वो आए दिन घर आकर उनके साथ मारपीट करती है। बेटी उनसे रुपयों की मांग कर रही है। मां के मुताबिक हिमांशु चाहता है कि वंशिका अपने माता पिता के घर का सारा जेवर और पैसे ले आए। मकान और प्लॉट भी हिमांशु के नाम करवा दे। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि वंशिका पहले ही घर से सोने चांदी के जेवर और पैसे लेकर हिमांशु को दे चुकी है। मामला ये है जी, अब से 2 साल पहले जब लोग मेरा भाई था, जब लोग कुछ नहीं थी, जब से हिमांशु आया है, हिमांशु नहीं चैनल, हमने हिमांशु को चैनल दिया था। हमारा कोई संभालने वाला नहीं, 2 मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, तो वो देखो वे संभालने वाले नहीं थे। हमने एक विश्वास के ऊपर हिमांशु को चैनल दिया था। 2 साल में उसी ने ना हमें कोई पैसा दिया ना कुछ दिया, सब जो उसी ने हड़प रहा। जो चीज बनाई थी वंशिका ने, सबसे पहले मेरे भाई के उस राज में जो गोल्ड की बनाई थी वो हिमांशु ने ले ली। और जो गाड़ी निकाली है वंशिका ने, वो वंशिका ने गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी भी हिमांशु के नाम है। स्कूटरी निकाली है, वो भी हिमांशु के नाम है। आती है जी 2 साल से हमारे नाम की एप्लीकेशन डालती है, रिपोर्ट करवाती है, मम्मी पापा पीटते हैं, मुझे फांसी लगाते हैं। ये सब झूठा आरोप है। विवाद बढ़ने पर बहन शिखा ने पुलिस को 112 पर कॉल किया। पुलिस के आने के बाद भी वंशिका अपने पिता को मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़ पड़ी। आरोप है कि पुलिस के जाने के बाद तीनों ने फिर धमकी दी कि अगर मकान और प्लॉट हिमांशु के नाम नहीं किया तो जान से मार देंगे। इधर पुलिस ने बताया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। मामले की जांच हो रही है और मारपीट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा।
आपको बता दें कि वंशिका के YouTube चैनल पर करीब 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पर उसके 7,42,000 फॉलोअर्स हैं। वो लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़े वीडियोस बनाती है। सवाल यह है कि रक्षाबंधन के दिन वंशिका अपने घर गई, भाइयों को राखी बांधी, दिखाया कि ये मेरी माँ है। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तो गाइस ये मम्मी है मेरी, साड़ी वाड़ी पहन के तैयार है, भाई और प्रिंस भी है। खैर, माँ बेटी का ये झगड़ा सोशल मीडिया की कमाई को लेकर है, जिसे आसानी से घर बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वंशिका का चेहरा खुलकर सबके सामने आ जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि कोई झगड़ा एक तरफा नहीं होता, दोनों पक्षों की गलती होती है। पुलिस को अब जांच के बाद इस मसले को सुलझाना होगा। अब इस पूरी खबर को आपने देखा। अब इसके बाद पुलिस दर परस पर काम कर रही है और जांच में जुटी हुई है कि आखिर परिवार के बीच आखिर क्या विवाद है, जिसको लेकर अब ये विवाद सोशल मीडिया तक आ पहुंचा है। अब आगे बढ़ेंगे। ईडी ने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। अब पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून या कि PMLA के तहत ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशन के मामले में हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए, जब ये पूरा कानून बनाया गया था गेमिंग ऐप को लेकर, तब से ये चर्चाएं तेज हो गई थी, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे बेटिंग ऐप थी जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस होकर ये जो लोग हैं, आम लोग, इनसे इन्फ्लुएंस होकर अपना बेट करते थे, ऑनलाइन बेटिंग करते थे और करोड़ों रुपए इसमें गवा चुके हैं। अब देखिए पूरा मामला क्या है। ईडी ने रैना और धवन की 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी और फर्जी निवेश से जुड़ा है, जिसमें कई नामी लोगों के नाम भी सामने आए। अब लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। अब इस पूरे मामले पर पहले युवराज सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी की इस कार्रवाई ने खेल जगत में अब हलचल मचाकर रख दी है, क्योंकि तमाम क्रिकेटर्स को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। अब इन प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन के लिए विदेशी कंपनियों के जरिए भुगतान किए गए हैं, जिनकी असली रकम अवैध सट्टेबाजी की कमाई से जुड़ी थी। अब ईडी ने जांच में यह भी पाया है कि आए दिन ये जो कंपनियां हैं, भारत में हजारों अकाउंट्स के जरिए पैसा इकट्ठा करके अपना ये पूरा गोरख धंधा चला रही थी। अलग अलग पेमेंट्स गेटवे के माध्यम से लेन देन के पैसे जो थे, उसकी असली जो उत्पत्ति थी उसको छुपाई जा रही थी। तो जरा समझिए ये कितना अंदर तक इसका तार जुड़ा हुआ है, और बड़े बड़े इनमें क्रिकेटर्स, इनमें बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। सकता है मामले में हाल ही में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मामला दर्ज करते हुए तमाम उन हस्तियों को बुलाया था जिन्होंने इस ऑनलाइन ऐप का विज्ञापन किया था, जिसमें बॉलीवुड एक्टर भी शामिल थे, बाकायदा पूर्व क्रिकेटर भी इस पूरे मामले में शामिल थे जिन्होंने विज्ञापन किया था। पूछताछ के बाद जब आज इस पूरे मामले में ईडी ने यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने 11 करोड़ 14 लाख की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, और ये दोनों क्रिकेटर हैं सुरेश रैना और शिखर धवन, जिनकी प्रॉपर्टी को फिलहाल जब्त किया गया। लेकिन जिस तरह से अब कार्रवाई शुरू हुई है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में ईडी उन तमाम बड़ी हस्तियों के भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है जिन्होंने मोटी रकम इस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से जो विज्ञापन किया उसके लिए अपने अकाउंट में ली थी। फिलहाल इसी को लेकर की जांच जारी है और अभी भी जो लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। हाल ही में सोनू सूद, इसके अलावा जो एक्टर्स हैं उन सबको बुलाया गया था, शिखर धवन और सुरेश रैना को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज जिस तरह से कार्रवाई हुई है, ये ज़रूर माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। अब देखिए, जब आप 16 आने सच देख रहे हैं और इसमें अगर राजनीति की बात ना हो तो खबरें अधूरी रह जाएंगी। आगे बढ़ के बताते हैं आपको कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी, जिसको उन्होंने हाइड्रोजन बम के नाम से फोड़ा, उनका नाम लैरिसा बताया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि उनके इस दावे के बाद से कई लोग हैं जो छानबीन में लगे हुए हैं। दावा है कि लैरिसा ने एक वायरल जो वीडियो है उसमें जारी करके कहा है कि भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे भारतीय बताकर आपस में लोग लड़ रहे हैं, ये क्या पागलपन है, मैं तो कभी भारत आई भी नहीं हूँ। लेकिन लैरिसा ने इसके साथ क्या कुछ खुलासे किए हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझाते हैं। राहुल गांधी ने जिसकी फोटो दिखाई वो ब्राजीलियन मॉडल सामने आई। ब्राजीलियन मॉडल बोली, क्या पागलपन है, मैं भारत नहीं गई।
लेरिसा को लेकर दावा, हरियाणा के 10 बूथों पर इनके 22 वोट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई थी, उसका नाम लेरिसा बताया जा रहा है। लेरिसा का एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लेरिसा पुर्तगाली भाषा में बात करते हुए कहती हैं, दोस्तों मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ, ये बहुत ही भयानक है। भारत में वोट देने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे भारतीय बताकर आपस में लड़ रहे हैं। देखो क्या पागलपन है, मैं तो कभी भारत गई ही नहीं। Gente, conta pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. लेरिसा ने कहा, यह तस्वीर मेरे मॉडलिंग के शुरुआती दिनों की है, जब मैं 18-20 साल की थी। मेरी इजाजत के बिना फोटो इस्तेमाल की गई। अब मैं मॉडल नहीं हूँ। वो लोगों को ठगने के लिए मुझे भारतीय बता रहे हैं। भारत की राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। Que doideira é essa que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista, aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal, aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto, vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी हुए थे। राहुल ने नीली डेनिम जैकेट पहने लड़की की फोटो दिखाकर सवाल किया कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का क्या काम था। राहुल ने कहा था, ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में 10 बूथ पर कभी सीमा, स्वीटी तो कभी सरस्वती के नाम पर 22 वोट डाले। और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। हालांकि राहुल गांधी ने ब्राजीलियन मॉडल का नाम नहीं बताया, लेकिन अब ये वीडियो सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि यही ब्राजीलियन मॉडल लेरिसा है। ये तस्वीर पहली बार 2 मार्च 2017 को पब्लिश की गई थी। दावा है कि इस फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम मैथ्यूज फेरेरो है, जो ब्राजील के शहर बेलो होरिज़ोंटे में रहते हैं। ब्राजीलियन न्यूज एजेंसी आओस पेटोस ने लेरिसा की तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर मैथ्यूज फेरेरो से भी बात की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के दावे के बाद लाखों सोशल मीडिया यूजर्स उनके प्रोफाइल को सर्च करने लगे हैं। इसके कारण उन्हें अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा। न्यूज इंडिया ने भी लेरिसा के अकाउंट को तलाशा, लेकिन यही वीडियो मिला। लिहाजा न्यूज इंडिया राहुल गांधी की दिखाई फोटो और लेरिसा के एक होने की पुष्टि नहीं करता। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि लेरिसा, जिसके फोटो का इस्तेमाल करके लगभग 22 बार वोट किया गया है, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने अपने हाइड्रोजन बम में किया। अब इसको लेकर तहलका मचा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात अब मेरठ से करेंगे। एक मेरठ की खबर है। अब देखिए, पति की ड्रम कातिल यानी कि नीली ड्रम वाली मुस्कान से ये जुड़ी खबर है, जहां पर मेरठ छोड़ना चाहती है मुस्कान, और मुस्कान का पिता। घर बिकाऊ होने का पोस्टर लग चुका है। मुस्कान के परिवार ने मकान पर पोस्टर लगा दिए हैं कि वो घर छोड़ना चाहते हैं, यानी कि घर को बेचकर वहां से निकलना चाहते हैं। मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लग चुके हैं। डिप्रेशन के चलते मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं। मेरठ छोड़कर कहीं और जाना चाहता है ये पूरा परिवार, क्योंकि जब से मेरठ वाला ये कांड मुस्कान ने किया है, उसके बाद से लगातार परिवार को कहीं ना कहीं बेइज्जती फील हो रही है। वहां पर उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही जो एक टाइम पर मिला करती थी। अब प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसने पति की हत्या की थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मेरठ में मुस्कान, जो कि उसका पति मर्चेंट नेवी में था, और उसके बाद अपने पति को वो काट कर ड्रम में भरती है, नीले रंग के ड्रम में, और उसको सीमेंट से जमा देती है। जिसके बाद से जब ये खबर चर्चा में आई तो उसके बाद से तहलका मच गया। मुस्कान सहित अगर हम बात करें, साहिल 8 महीने से मेरठ की जेल में इस वक्त बंद है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में ये पूरा परिवार अभी रहता है।
हालांकि परिवार ने बाद में ये जो मकान बिकाऊ है इसका पोस्टर जो उन्होंने लगाया था उसको वहां से हटा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान की इस हरकत की वजह से इसका खामियाजा इस वक्त कि आखिर कौन है जो लगातार भारत में ये लगातार नापाक हरकतें कर रहा है और भारत में अपने जासूसों को एक्टिव कर रहा है ताकि भारत को एक बार फिर से दहलाया जा सके। राजस्थान की जो एटीएस टीम होती है उन्होंने एक बड़े मामले में खुलासा किया है। आपको बता दूं कि 776 से कुछ दिनों पहले एक मौलवी जो मस्जिद में एक मौलवी के तौर पर रह रहा था और संदिग्ध गतिविधियों के चलते उसको गिरफ्तार किया था और लगातार पूछताछ करने के बाद आज राजस्थान एटीएस टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है और एक पुष्टि की है जिसमें ये लगातार जो मौलवी ओसामा उमस जो है वो अफगानिस्तान के बड़े जो संगठन होते हैं टीटीपी उसके जो कमांडेंट होते हैं उसके संपर्क में था और लगातार करीबन बताया जा रहा है कि 4 साल से ये संपर्क में था और इंटरनेट और अन्य जो ऐप्स है उसके जरिए ये गतिविधियों में लिप्त बताया गया है और इसके लिए लगातार जो है एटीएस की ओर से और भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये बड़े मामले में तो लिप्त और नहीं है और इसके साथ ही जो 4 लोग अन्य गिरफ्तार किए थे उस लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। बता दूं ओसामा जो है उसके करीबी जो युवा दोस्त है उसको भी ये जो है इस मामले में और इस संगठन में जोड़ने का जो है लगातार दबाव बना रहा था। हाथ लगती है जहां पर एटीएस ने ओसामा को गिरफ्तार किया है और क्योंकि ये
जी, तालिबान पाकिस्तान, जी, जिसमें TTP। ये गिरफ्तार हुआ है और इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा जो 4 लोग करौली, जोधपुर और अन्य जगहों से और सासौर से गिरफ्तार हुए थे, उस लोगों से पूछताछ जारी है। मैं आपको बता दूं, ये आरोपी जो है, कुछ दिनों पहले ये ने प्लानिंग बना दी थी कि ये बॉम्बे के रास्ते कहीं ना कहीं ये फिराक में था कि हम वहां से निकल जाए, लेकिन राजस्थान की एटीएस टीम ने इसने पहले ही दबोच लिया और जानकारी इसके अलावा जो इसके दस्तावेज जो मिले हैं उसकी लगातार गहनता से जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरेश इन पर तो युवाओं को उकसाने का, भड़काने का और संगठन में शामिल करने का भी इनको काम और एक बड़ा जिम्मा दिया गया था। इसको लेकर क्या खुलासा हो रहा है? शुरुआती अगर हम जांच की बात करें, कई लोगों को इसके अलावा भी हिरासत में लिया गया। विस्तार से बताइए कि आखिर आगे पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? जी देखिए, इसके अलावा जो 4 लोगों की गिरफ्तार, कुल मिला के राजस्थान के अंदर एटीएस की टीम ने 5 लोगों की यानी कि 5 जगहों पर दबिश दी थी और 5 लोगों को हिरासत में लिया था और उस जो बाकी बचे 4 लोग हैं उस लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आरोपी पकड़ा है आसम, इसके लगातार संपर्क में ये थे और इसके अलावा जो ये 4 लोग हैं इस लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि ये नजदीकी थे और इसके ऊपर ये लगातार दबाव बना रहा था इस संगठन में जुड़ने के लिए, आतंकी संगठन में जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था। अपने दर्शकों की पुलिस को और एटीएस को बड़ी कार्रवाई करते हुए कामयाबी भी हाथ लगी, जहां पर मौलाना ओसामा को गिरफ्तार किया गया है। सुरेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब इस मौलाना से पूछताछ लगातार जारी है। अब 5 लोगों को संदिग्ध जो थे उनको हिरासत में भी लिया गया है और इन सभी से पूछताछ हो रही है कि आखिर इनके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। बढ़ेंगे आगे। अब देखिए, हापुड़ के एक गढ़ खादर के कार्तिक पूर्णिमा मेले से लौट रहे श्रद्धालुओं में से कुछ युवाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। मामला बाग कॉलोनी के सामने बने डिवाइडर कट पर हुआ, जहां पुलिस यातायात को नियंत्रित करने में लगी थी। अब इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने पर लोगों ने अचानक ही पुलिस की टीम से नोकझोंक शुरू कर दी, जो कुछ ही मिनटों में मारपीट में तब्दील हो गई। सिपाही सचिन चौहान और उमंग नक्का कुआं रोड पर जाम से बचाव के लिए लगातार वाहनों को दिशा दिखा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही थी। इसी बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दर्जनों लोग पुलिस से उलझ गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर मनोज बलियान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और हमलावरों को पकड़ने की कार्रवाई। अब आगे क्रिकेट की बात करेंगे। देखिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, खासकर जो धोनी के फैंस हैं। धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ कह दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे। अब उन्होंने तो संन्यास ले लिया था, लेकिन इस खुशखबरी के बाद से उनके फैंस में काफी उत्साह है। लेकिन उन्होंने कहा है कि धोनी के पास फिलहाल संन्यास की कोई योजना नहीं है। अब ये बात भी वो कह रहे हैं। इधर धोनी कब से खेलना बंद कर चुके हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता है। हालांकि आईपीएल 2025 सीजन में सीएसके का प्रदर्शन कमजोर रहा। टीम ने सिर्फ 4 मुकाबले जीते थे। एक इवेंट में धोनी ने भी अपने भविष्य को लेकर कहा था कि अभी मेरे पास सोचने के लिए कुछ महीने जरूर हैं। शरीर को फिट रखने के लिए 15% ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये टॉप लेवल कह सकते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट है। धोनी 44 साल के हो गए हैं। आईपीएल 2025 में वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के बाद उन्हें बीच में ही चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालनी पड़ी थी। अब देखिए, धोनी आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले एकमात्र कप्तान हैं। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा 235 मैचों में कप्तानी भी की है।
धोनी अपनी कप्तानी में टीम को 136 मैचों में जिद्दी अगर हम कहें तो जीत भी दिला चुके हैं। अब जबकि 97 में टीम को हार भी मिली है, लेकिन वो अब तक 278 मैच खेल चुके हैं। जहां कहा जा रहा है कि धोनी अब आईपीएल से संन्यास लेंगे, लेकिन फैंस ये खबर सुनकर खुश हो गए हैं, क्योंकि जब विश्वनाथन ने ऐलान किया कि धोनी 2026 में आईपीएल खेलने वाले हैं। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मैं अजय हूँ, मुझे कोई डर नहीं। उबलते खौलते पानी से, दहकती आग से मुझे कोई डर नहीं। मैं हूँ एक्शन टेसा बॉयलर बोर्ड, बॉइलिंग वाटर प्रूफ, फायर रिटार्डेंट, टर्माइट एंड बोरर प्रूफ, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। कहता है जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी सारी टीम प्रमोट हो जाएगी अब। कहता है जी ये आपने ये दोनों पकड़े हैं ना, ये नहीं है कुछ भी, इन्होंने तो बम बांट दिया, बस खत्म होगी बात। कहता है जी मैं हूँ असली। तो तू क्या चीज़ है भाई? मतलब जज साहब वही थे। जज साहब वही थे। शूट आउट एंड लोखंड वाला हमने पिक्चर देखा था, इसी उससे ज़्यादा है। ब्रेव हेड कांस्टेबल मैं कहता हूँ, तो उसने क्या किया, खुद स्कोरिंग किया, अब उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हेड कांस्टेबल ने फिर साथ में वायरलेस संभाला, उसमें कॉल होती है कि आप ना ऐसा है वहाँ जज साहब मिलेंगे और बड़े गुरुद्वारे पहुँच जाओ। खाकी डायरीज रविवार रात 9 बजे न्यूज इंडिया पर। तो ब्रेक के बाद 16 आने सच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। खबरों की ओर एक बार दोबारा रुख करते हैं। अब देखिए, आप लोग जो दर्शक जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, जिन्हें पर्यटन का बहुत शौक है, जिन्हें अलग अलग राज्य एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, उनके लिए एक अच्छी खबर। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ की चादर सी दिखी तो सैलानियों के चेहरे खिल गए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम पूरा बर्फ से ढक चुका है। सिक्किम का नाथुला दर्रा भी बर्फ से ढक चुका है, तापमान माइनस में है। दिल्ली, यूपी समेत 7 राज्यों में ठंड भी बढ़ गई है। और अगर हम बात करें ठंड की, तो ठंड तो अब ऐसी हो गई है कि सुबह और शाम स्वेटर की जरूरत पड़ रही है।
तो अगर बात पर्वतीय इलाकों की करें या फिर ऐसे बर्फीले इलाकों की करें तो वहां पर भी ठंड अब बढ़ गई है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो गई है। लेकिन सैलानियों के लिए काफी अच्छी खबर है क्योंकि जो सैलानी बर्फ से खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, अब ये तस्वीरें देखिए, वहां जो सैलानी पहुंचते हैं वो बर्फ में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, भागते दौड़ते नजर आएंगे क्योंकि बर्फ की ये जो चादर बिछी है आपको आसपास चारों तरफ सिर्फ सफेद वादियां नजर आएंगी। इसी बीच सैलानी वहां पहुंचते हैं और काफी उनके चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो चाहे जम्मू कश्मीर का डल लेक हो या फिर गुलमर्ग या फिर उत्तराखंड में अगर हम बात करें बद्रीधाम, केदारधाम और जितनी भी ऊंचाई पर हम जाएंगे ऐसे ही बर्फबारी देखने को मिलेगी। चाहे हम सिक्किम की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, सिक्किम का नाथुला दर्रा या फिर अगर हम 0 पॉइंट की बात करें, लगातार वहां पर बर्फबारी अब शुरू हो गई है। पर्यटक भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और पर्यटक खासतौर पर इंतजार करते हैं जब वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड के दौरे पर जाते हैं तो वे खास टाइम सेट करते हैं उस दौरान जाने का ताकि उन्हें बर्फबारी देखने को मिले, वो उसका पूरा लुत्फ उठा सके। पर्यटन के लिहाज से भी ये राज्य अगर हम कहें तो बेहद अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है और क्योंकि वहाँ पर जो वादियाँ हैं वहाँ की वो इस वक्त सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं। उसी बीच में आपको हल्की सी ग्रीनरी भी देखने को मिलेगी जब पेड़ों पर आपको बर्फ की चादर नजर आएगी, लेकिन उसी में आपको हल्की सी हरी पत्तियां, हल्के से पेड़ भी नजर आएंगे जो आपको काफ़ी सुखद और काफ़ी शांति भरा आपको एक वातावरण देंगे और आपको ठंड की अनुभूति भी ज़रूर करवाएंगे। लेकिन ऐसे में देखिए जो सैलानी वहाँ पर पहुँचते हैं वो कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते क्योंकि जो लोग आमतौर पर मैदानी इलाकों में रहते हैं, चाहे वो हम बात करें दिल्ली की, यूपी की, बिहार की, ऐसे लोगों के लिए भी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर का वहाँ पर दौरा करने जाएं या फिर उत्तराखंड के दौरे पर जाएं, उनके लिए काफ़ी ये सुखद होता है और जब वो पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो काफ़ी नया सा फील करते हैं। वहाँ की जो ग्रीनरी होती है उसका उसकी अनुभूति ही अलग होती है। इसीलिए पर्यटक भारी संख्या में वहाँ का रुख कर रहे हैं। अगली खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के जेई को कीचड़ में घुमाया गया है। अब आप सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है, तो मामला भी समझ लीजिए। किसान नेता अंकुश चौधरी ने जेई के गले में हाथ डालकर उन्हें कीचड़ में घसीट लिया। इस दौरान किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह गए। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने गंदगी से निकली सिल्ट को वहीं छोड़ दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने उन्हें कीचड़ में ही घुमा दिया। अब देखिए, गांव वालों का आरोप है कि जेई अरविंद कुमार मीणा को गंदगी हटवाने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन जेई उनके कान पे जू ही नहीं रेंग रहा था। लेकिन इसी को लेकर देखिए जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोग गुस्सा हो गए और जेई को सबक सिखाने की सोची और इसीलिए उन्हें जेई को, जो जेई थे वहां के, उनको कीचड़ में ही घसीट लिया और कीचड़ में सना कर खूब घुमाया। बढ़ेंगे आगे। लेफ्ट यूनाइटेड ने जेएनयू छात्र संघ चुनावों में सभी प्रमुख पदों पर जीत हासिल की है। अदिति मिश्रा अध्यक्ष चुनी गई जबकि के गोपिका उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। सुनील यादव महासचिव और दानिश संयुक्त सचिव के पद पर विजयी हो चुके हैं। अब इस जीत के साथ लेफ्ट यूनाइटेड ने छात्र राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ साबित कर दी है। देखिए, ये बड़ी जीत लेफ्ट यूनाइटेड ने हासिल की है जिसमें प्रेसिडेंट पद पर अदिति मिश्रा लेफ्ट यूनाइटेड को जीत मिली है। ये बड़ी खबर। संयुक्त सचिव पद पर दानिश यूनाइटेड लेफ्ट जीते हैं और अगर अन्य पदों की बात करें तो अदिति मिश्रा अब जेएनयू की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। अध्यक्ष समेत सभी 4 पदों पर लेफ्ट की जीत हुई है। उपाध्यक्ष पद पर के गोपिका को जीत मिली है। और हमारे सहयोगी शालू चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। शालू, लेफ्ट यूनाइटेड के ये जो 4 महत्वपूर्ण पद थे, चारों पदों पर लेफ्ट यूनाइटेड को जीत मिली है, क्या खुशी की लहर देखने को मिल रही है जेएनयू में? बता दें आपको कि इस बार जो है जेएनयू का जो चुनाव हुआ है वो 2 चरणों में इसका मतदान किया गया था और इसकी जो मतगणना है वो लगातार रात से ही जारी थी। लेकिन हम बात करें तो इस बार जिस तरीके के नतीजे आए हैं उसको लेकर के
लेफ्ट यूनिटी जो है वो फिर से एक बार अपना दबदबा साबित करते हुए चारों अहम पदों पर उसने जीत जो है वो दर्ज कर ली है। साथ ही आपको बता दें, जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही थी अदिति मिश्रा, उनका ये कहना था, जब उनसे दोपहर में बात की थी न्यूज इंडिया की टीम ने, तो उनका ये कहना था कि इस बार भी हम एक अच्छी जीत, अच्छे वोटों के साथ जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की कैंपस में जो समस्याएं छात्रों को है, तो कहीं ना कहीं छात्राओं ने वो समस्या को लेकर के हम पे पूरा भरोसा जताया है, जिसको लेकर के छात्रों ने मतदान किया है। और हम पूरी उम्मीद ये जता रहे हैं कि इस बार भी हम बहुमत के साथ जो है इस बार जेएनयू का जो चुनाव है वो जीतेंगे। और वैसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से लेफ्ट यूनिटी ने बाजी मारी है, जिसके बाद लगातार जो है जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं दोपहर से ही कर ली गई थी। रात से जितने भी लेफ्ट के कैंडिडेट्स थे या फिर जितने छात्र के जो संगठन था, वो सभी वहीं पे जहां पर मतगणना चल रही थी उसी जगह पर जो है वो मौजूद रहे। रात भर वहीं पर उन्होंने विश्राम किया और सुबह से ही जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं लेफ्ट यूनिटी की तरफ से देखने को मिल रही थी, कि जिस तरीके से उन्होंने छात्रों पे जो है ये विश्वास जताया हुआ था कि कहीं ना कहीं जो छात्रों ने मतदान किया है वो उनके हित में किया है, और जिस तरीके के दावों के साथ लेफ्ट यूनिटी उतरी थी वो कहीं ना कहीं अब उन्होंने हासिल भी कर लिया। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से अदिति मिश्रा ने प्रेसिडेंट पर बाजी मारी है, तो उन्हें 1861 वोट मिले हैं, जबकि एबीवीपी के विकास पटेल इनके सामने खड़े थे, उनको 1447 वोट मिले हैं। हालांकि विकास ने अपने पद को लेकर के ये कहा था कि मैं प्रेसिडेंट का जो चुनाव है इस बार वो हम जीतेंगे जेएनयू से, लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हमें मतदान कहीं ना कहीं ज्यादा मिला है, क्योंकि पिछली बार 40 से 50 जो है इस तरीके की वोटिंग उनके तरफ से एबीपी की साइड पे देखने को मिली थी। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो लेफ्ट यूनिटी है वो उसने जीत हासिल करी। जैसा भरोसा बनाया हुआ था वैसे ही भरोसे के साथ जो लेफ्ट यूनिटी है उन्होंने जो जीत हासिल की है। साथ ही आपको बता दें, जो वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए जिन्होंने चुनाव लड़ा था गोपिका ने, उन्होंने भी ये दावा किया था कि जब शाम तक, देर रात तक जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे हित में जो चुनाव है वो छात्रों ने मतदान किया है। और वैसा देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जब हमने गोपिका से बात की थी तो गोपिका ने भी जो समस्याएं हैं छात्रों के लिए उन सबको जो है एक तरफ देखते हुए ये कहा था कि जिस तरीके से छात्राओं ने हम पे भरोसा जताया है तो पूरी उम्मीद करते हैं। और गोपिका ने भी इस बार जो है वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उस पर जीत हासिल की है। बता दें कि 2966 वोट जो है वो गोपिका को मिले हैं, जबकि एबीवीपी की तानिया कुमारी को 1730 वोट जो है वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार चारों सीट पर लेफ्ट यूनिटी ने फिर से अपना दबदबा बना लिया और एक अच्छी जीत के साथ जो है लेफ्ट यूनिटी जेएनयू चुनाव छात्र संघ का जो चुनाव है उसने जीत हासिल की। और लगातार जश्न का माहौल दोपहर से ही देखने को मिल रहा था। हालांकि जो लेफ्ट मतलब शालू कह सकते हैं कि लेफ्ट यूनाइटेड कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खूब अश्योर था कि जीत उन्हीं की होने वाली है। बिल्कुल, देखिए लगातार सुबह से ही लेफ्ट यूनाइटेड के जितने भी कैंडिडेट थे या फिर जितने भी संगठन के लोग थे उनका कहना था, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर श्योर थे कि जीत जो है वो उनकी ही होने वाली है। हालांकि उन्होंने एबीवीपी पे कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा कि एबीवीपी जो है वो आरएसएस की है और बीजेपी की है, जबकि बीजेपी सेंट्रल में है। तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं उठता हुआ देखने को मिल रहा था। लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे, लेकिन इन आरोपों के बावजूद भी लेफ्ट यूनिटी कहीं ना कहीं श्योर थी। उनका साफ ये कहना था कि कितने भी कुछ भी हो जाए, एबीवीपी के साथ कितना भी बड़ा महासंगठन है वो साथ शालू, क्योंकि जेएनयू में एक बड़ी जीत हुई है जहां पर अदिति अब प्रेसिडेंट बन चुकी है, इसको लेकर वहां के स्टूडेंट्स में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स पूरी रात वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ वहीं पर ठहरे हुए थे। जब हम वहां पर मौजूद थे तो वो कहीं ना कहीं वहीं पर रात भर से स्टूडेंट्स भी साथ में ही ठहरे हुए थे। तो क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी ये कहीं ना कहीं भरोसा जताया होगा कि अगर हम लेफ्ट यूनिटी को लाते हैं, क्योंकि जो समस्याएं थी छात्रों की बात करें तो छात्रों की जो समस्याएं हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है, जो कैंपस है कैंपस के अंदर जो छतें हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर टूटी हुई नजर आती हैं। कभी वहां का जो पंखा है वो गिर जाता है बिस्तर पे जब हम सोने जाते हैं। अगर बात करें लाइब्रेरी की तो लाइब्रेरी में तकरीबन उनका कहना है कि कैंपस में जो छात्रों की संख्या है वो 8000 से 9000 हो चुकी है, लेकिन जो सीटिंग है वो कहीं ना कहीं अभी 1000 से कम है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों की है। और अगर हम चुनाव जीतते हैं, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है और हम बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जो ये समस्या है
उनको खत्म करेंगे। फाइन को लेकर के भी लगातार जो है एक दूसरे पे आरोप लगाया जा रहा था। एबीवीपी कह रहा था कि जो छात्रों के साथ फाइन लगाया जाता है वो कहीं ना कहीं जो छात्रों को वो एक बड़ी रकम जो है वो अदा करनी पड़ती थी। तो वहीं लेफ्ट यूनिटी के भी जो प्रेसिडेंट थे या फिर प्रेसिडेंट जो चुनाव लड़ रहे थे उनका भी कहना था कि ये कहीं ना कहीं एक अफवाह बनाई जा रही है, लेकिन जो मतदान है वो कहीं ना कहीं अब हो चुका है। अब बिल्कुल, और इस बार अदिति मिश्रा वो बन चुके हैं जेएनयू के प्रेसिडेंट। शालू, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आप जरा रुकिए, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है आपके स्वास्थ्य से जुड़ी। दिल्ली की हवा इस वक्त जहरीली हो गई है और सियासत इससे भी ज्यादा जहरीली हो चुकी है। अब देखिए, राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज से खास बातचीत की और उन्होंने इस मुद्दे पर उनसे राय मांगी कि जिस तरीके से प्रदूषण का मुद्दा कई सालों से दिल्ली में चलता आ रहा है, सरकार आने से पहले बीजेपी ने भी कई वादे किए थे, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा है, आपको सुनना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज हैं। जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, AQI लेवल जो है बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। आपने भी बहुत सारे ट्वीट लगातार आप कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि पिछले साल के अगर मुकाबले देखा जाए तो आंकड़ों में बहुत जो है कमी देखी गई है। जो पहले के आंकड़े थे उनसे बहुत इस बार पोल्यूशन कम देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से लोग जहरीली हवा में दिल्ली में सांस ले रहे हैं, इस बीच बिहार चुनाव में जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर चुनाव प्रचार में गई। क्या ये सिर्फ सियासत है या दिल्ली के लोगों की क्या जान मान की किसी को परवाह नहीं है? देखिए, ये तो अब सबको ही मालूम है, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है कि जितने भी AQI मॉनिटरिंग स्टेशन हैं उन सब के ऊपर दिल्ली सरकार द्वारा छिड़काव कराया जा रहा है। तो जब AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर ही आप छिड़काव करोगे पानी से, तो जाहिर सी बात है कि AQI कम नापा जाएगा। AQI कम नहीं होगा दिल्ली का, AQI उतना ही रहेगा, मगर जो आप डेटा है उसके अंदर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। और ये डेटा का फर्जीवाड़ा आज इस तरीके से एक्सपोज हो गया है कि तमाम दिल्ली वाले जानते हैं कि अगर सरकार कह रही है कि AQI 370 है तो AQI असल में 500 से ऊपर होगा। अगर सरकार कह रही है AQI 400 है तो मान लो फिर AQI जो है 550 होगा। तो ये फर्जीवाड़ा तो सबके सामने आ गया है और इससे सरकार को लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया है। सरकार के डेटा के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है। आप मेट्रो में जाओ, आप बसों में जाओ, आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में जाओ, सब लोग खांस रहे हैं, लोगों के घर में बच्चे बीमार हैं, ज़ुकाम, बुखार, सर दर्द, आँखों में जलन, गले में एक अलग सी जो है चुभन आपको नज़र आ रही है, सुनने में आ रही है। तो आप चाहे AQI का डेटा में कितना ही फर्जीवाड़ा कर लो, लोगों को तो पता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पिछले सालों के मुकाबले और ज़्यादा भयानक है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो बात बात पे झूठ बोलती हैं। इनकी पूरी सरकार जो है फर्जीवाड़े और झूठे डेटा के ऊपर खड़ी हुई है और कोई इनको दिल्ली वालों से लेना देना नहीं है। इनके ज़्यादातर मंत्री जो है बाहर हैं। आप देखिए, इनके मंत्री नज़र ही नहीं आ रहे, ना इनके स्वास्थ्य मंत्री नज़र आ रहे। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, इनके यातायात मंत्री नहीं है, दिल्ली के अंदर DTC बस नहीं है और मुख्यमंत्री खुद जो है गायब हैं, दिल्ली छोड़ के जो है भाजपा का प्रचार करने में लगी हुई हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है। वो कह रहे हैं कि पंजाब में जो पराली जलाई जा रही, इसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। दूसरा, क्लाउड सीडिंग की सरकार ने बात की थी और उन्होंने करवाई भी है और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं क्लाउड सीडिंग जो करवाई गई थी, ये वादा किया था कि दिल्ली में जब दिवाली हो जाएगी पोल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग करवाएगी। देखिए, अभी तक तो हुई नहीं बारिश, हो जाएगी तो हम भी बता देंगे आपको, आप भी बता देना। अभी तक तो हुई नहीं बारिश। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
तो देखा आपने कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर जुबानी वार कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ काम की, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके और दिल्ली के जो लोग हैं वो जहरीली हवा में सांस ना लेकर खुली हवा में सांस ले सके। बढ़ेंगे आगे। देश भर में साइबर अपराध अब एक बड़ा चैलेंज बन गया है। दिल्ली पुलिस कैसे इस पर रोक लगा रही है? अब देखिए, दिल्ली पुलिस के एसीपी संजय त्यागी से खास बातचीत की है हमारे एडिटर यानी कि क्राइम एडिटर अली शरर ने। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे जागरूकता फैलाई जाएगी, कैसे लोगों को सतर्क किया जाएगा, विस्तार से समझिए। देश भर में इन दिनों साइबर अपराध लोगों के लिए सरदर्द बना हुआ है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अभियान जारी है। सोशल मीडिया के जरिए से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा। इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए खुद एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजय त्यागी जी मौजूद हैं। इनसे बात करके जानेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह का अभियान है जो दिल्ली पुलिस चला रही है? जैसा कि आपने खुद ही बताया, साइबर अपराध आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। तरह तरह से लोगों को ठग रहे हैं साइबर माध्यमों से, और इसमें इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। इसलिए हर स्तर पर, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, बुज़ुर्ग हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में, ट्रांजैक्शनल फ्रॉड्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के बारे में, साइबर हैकिंग के बारे में, गलत OTP से फ्रॉड करने के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो साइबर अपराध आजकल हो रहे हैं चारों तरफ, उसके बारे में जनता को जागरूक करने के लिए हम लोग सभी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर प्लेटफॉर्म्स पे भी, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, और आउटरीच प्रोग्राम के तहत लोगों के बीच जाकर भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। सर, दिल्ली पुलिस को क्या इस पूरे जागरूक के ताके चलते कोई सफलता मिली है? कोई ऐसा केस हुआ जिसमें आपको लगता है कहाँ से बड़ी सफलता मिली है? पिछले कुछ दिनों में इस जागरूकता अभियान के चलते, और दिल्ली पुलिस की जो साइबर सेल है, हर ज़िले के जो साइबर थाने हैं, उन्होंने जो मेहनत की है उसके ज़रिए साइबर अपराधों की संख्या में भी कमी आई है। और जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं, उसमें जो ट्रांजिशन में पैसा होता है, जिसको लियन बोलते हैं, उस पैसे को रोकने में भी हमारी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है, और काफ़ी हद तक कुछ पैसे को यदि जल्दी रिपोर्टिंग हो जाए तो हम रोक पाते हैं। सर, कोई ऐसा आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासकर दिल्ली से हट के भी पूरे देश भर में, कि अगर आपके फ़ोन पर फ़ोन आए किसी साइबर फ्रॉड का, तो किस तरह से बचना है? एक तो मेरी एडवाइस ये है कि यदि आपके पास कोई फ़ोन आता है, कोई OTP मांगता है, या कोई सरकारी एजेंसी बन के डिजिटल अरेस्ट की कोशिश करता है कि आपको, तो उसको बिल्कुल इग्नोर करें। फिर भी यदि आपको कोई संशय है तो 1930 के ऊपर फ़ोन करके, नेशनल हेल्पलाइन नंबर है साइबर अपराध के विरुद्ध, उनसे जानकारी लें। और यदि भगवान ना करे आपके साथ साइबर अपराध हो गया है, आपके साथ पैसे की ठगी हो गई है, तो इमीडिएटली 1930 पर बात करें। जितनी जल्दी ये सूचना पुलिस तक पहुंचेगी, उतनी जल्दी आपके पैसा इन ट्रांजिशन को बैंक में रोका जाएगा। सर, कुछ मोबाइल फ़ोन जो छीन लिया करते हैं अक्सर, जैसे मामले सामने आते हैं, उसके बाद उसमें ही आपकी OTP, आपकी तमाम चीज़ें फ़ोन में सेव होती हैं, तो क्या उसके लिए कोई बचने के लिए सुझाव है आपकी तरफ से? देखिए, मोबाइल फ़ोन तो जैसे ही आपका चोरी होता है या खोता है, इमीडिएटली सिम को ब्लॉक कराना होता है। सिम ब्लॉक हो जाएगा तो कोई OTP जाएगा नहीं, जाएगा तो कोई देख नहीं पाएगा। तो उस समस्या के लिए तो बस एक ही मेरा सुझाव है कि इमीडिएटली एज सुन एज यू लूज योर मोबाइल, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो खो जाए, चाहे गिर जाए, उसका सिम तुरंत ब्लॉक कराइए। तो ये थे दिल्ली के एडिशनल पुलिस कमिश्नर संजय त्यागी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो अभियान जारी है उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है, और इसका बचाव भी जागरूकता है। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया। चरित्र पर शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की नाक ही काट दी। घटना राणापुर थाना क्षेत्र के पंडलवा गांव की है। आरोपी राकेश बिलवाल अपनी पत्नी गीता के साथ गुजरात में मजदूरी करता था। अब उसे पत्नी पर शक हुआ और घर लौटने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि उसने
कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में एक हथौड़ी भी अगर चला और तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो आप वादा कीजिए कि यहाँ पर एक हथौड़ी भी नहीं चलेगी, या तो आप 5 आदमी को हमको जाने की इजाजत दीजिए और हम सब जाएंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। और अब आज के 16 आने सच्ची बात। कोई काम अगर आप शुरू करने से पहले स्वयं से 4 प्रश्न करते हैं तो वो काम आपको शुरू करने से पहले अगर ये काम करेंगे तो आपको इससे बड़ा फायदा होगा। ये कि क्या मैं ये कर सकता हूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या मैं सफल होऊंगा या फिर सीख मिलेगी। क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता या विफलता दोनों में से कोई एक चीज ही आपके हाथ लगेगी, और इसीलिए या तो आप सफल होंगे या तो आपको कोई ना कोई एक लेसन जरूर इससे मिलेगा। इसी के साथ 16 आने सच में बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।